नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं मोहन का मंत्रिमंडल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। बहुप्रतीक्षित, लंबे समय से इंतजार था कि कब चेहरे साफ होंगे, तस्वीर साफ होगी कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग शामिल हैं। और अब कुनबे का गठन हो गया, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और राज्यपाल मंगू पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इनमें से 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री की और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। 28 मंत्रियों में 7 सामान्य वर्ग से हैं, 11 ओबीसी वर्ग से हैं, 6 एससी वर्ग से और 4 एसटी वर्ग से हैं। 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह ने एक साथ शपथ ली है और दूसरी बार में कुंवर विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, ऐदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग ने शपथ ली। तीसरी बार में नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार, राकेश शुक्ला, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शपथ ली और चौथी बार में संपतिया उइके ने अकेले शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने राज्यपाल के चरण स्पर्श किए। आपको बता दें कि 6 राज्य मंत्रियों ने जो स्वतंत्र प्रभार हैं जिनके पास रहेंगे, उनमें कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार, गौतम टेटवाल ने भी एक साथ शपथ ली है और 4 राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, दिलीप अहिरवार और इन्होंने शपथ ली है। आपको बता दें कि पहली बार 6 विधायक जीत कर आए हैं। जो पहली बार विधायक बने हैं उनको मंत्री बनाया गया। उनमें प्रहलाद सिंह पटेल हालांकि सांसद रहे हैं, पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं। राकेश सिंह भी सांसद रहे हैं, संपतिया उइके, नरेंद्र पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, ये पहली बार के विधायक बने और इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, कौन से चेहरे सामने होंगे। और अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय समीकरण बिठाए गए हैं, मतदाताओं के मद्देनजर जातिगत समीकरण बिठाए गए हैं और तमाम सामंजस्य समन्वय बनाते हुए आखिरकार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के चेहरे हमारे सामने स्पष्ट हैं। क्यों इतनी देर लगी और रीति पाठक को शामिल नहीं किया गया है? बड़ा चर्चा चल रही थी कि रीति पाठक इसमें मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल हुए हैं। हालांकि जैसा कि चुनाव परिणाम के ठीक बाद से हम देख रहे थे कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 4 की चौकड़ी जो बिठाई थी उसमें भी बहुत सारे समीकरणों का ध्यान रखा गया था। इसमें भी बहुत सारे समीकरणों का ध्यान रखा गया है। क्या चीज़ें छूट गई हैं, क्या और होना चाहिए था। और अब बात आएगी कि पोर्टफोलियो को लेकर के इन सभी विषयों पर हम विश्लेषण करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपका परिचय कराते हैं मेहमानों से। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन के वर्मा जी। सचिन के वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी हमारे साथ हैं। नितिन दुबे जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज़ में। और राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण सक्सेना जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले वर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल, तस्वीर साफ हो गई है। जो धुंधलके थे वो साफ हो गए हैं, अटकलों पर विराम लग गया है, कयासों पर अंकुश लग गया है। इन सब के साथ मंत्रिमंडल का अब गठन हो गया। कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। सारे सामंजस्य बनाए गए हैं, सारे समन्वय बिठाए गए हैं, जातिगत समीकरणों को साधा गया है, क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया है। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। ये जो तमाम कई जगह है, कई जिले से 2-2 मंत्री भी लिए गए हैं। दमोह से लिए गए हैं, नरसिंहपुर जिले से लिए गए हैं, इंदौर जिले से लिए गए हैं। तो ये तमाम समीकरण आप कितने सटीक होंगे लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा की विसात अभी से बिछाना चालू कर दी गई, उसमें मंत्रिमंडल की क्या भूमिका होने वाली है? हाँ, देखिए सूरज जी, जैसा संभावित था जी, बहुत ही संतुलित जो है कैबिनेट जो है का गठन किया गया है। जी, जो मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है बहुत ही संतुलित है। 18 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 10 जो है राज्य मंत्री हैं, जिसमें से जो 6 हैं वो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। जी, तो इस तरह से जैसे संभावित था कि जो ये कॉम्बिनेशन होगा, एक फ्यूज़न होगा एक तरह से बोला जाए तो, कि जो वरिष्ठ जो नेता हमारे रहे हैं और पूर्व में जिनका काफ़ी अनुभव रहा है जी, इस प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में, तो ऐसे सारे लोगों का समावेश जो है मंत्रिमंडल में किया गया है। और जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय जी जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर रहे हैं जी, और प्रहलाद पटेल जी जो है मना कर रहे हैं, जी, तो ऐसा कुछ में नहीं दिख रहा है। आपको देखिए, आप एक खूबसूरती देखिए, ये भाजपा का जो एक संगठन है जी, उसकी और भाजपा की पार्टी की खूबसूरती देखिए कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक मंत्री के रूप में
जो है इस प्रदेश में सेवाएं अपनी प्रदान करेंगी और जनता का जो है एक समावेश जो होगा, एक वरिष्ठता का के साथ में जो एक नए जो एक युवा एक साथियों को, नए खून को एक जो मौका दिया गया है कि जैसे हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल जी जो प्रवक्ता हैं उनको मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रतिमा बागड़ी हैं जो पहली बार की विधायक हैं, जी। उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो इस तरह से जो है एक बहुत ही सुंदर एक कॉम्बिनेशन जो है उसको बनाया गया है। और अब मुझे लगता है कि प्रदेश में जो है जनता के कामों की गति बढ़ेगी, शासन में कसावट आएगी जी। और जो है सरकार बढ़िया तरीके से चलेगी। समन्वय बिठाया गया है, सारे सामंजस्य बनाए गए हैं और एक संतुलित मंत्रिमंडल, जैसा कि आपका कहना है कि संतुलित मंत्रिमंडल प्रदेश की जनता के सामने हो, प्रदेश के विकास कार्यों को गति प्रदान करेगा। नितिन दुबे जी, सबसे पहले मंत्रिमंडल पर आपकी टिप्पणी और दूसरा विपक्ष के नाते मंत्रिमंडल से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? देखिए, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई, जी। लेकिन आम जनता की इस मंत्रिमंडल से, इन नवनियुक्त मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है कि जनसेवा के काम हो, जो भ्रष्टाचार की बुनियाद पिछले 18 सालों से चल रही थी उस पर लगाम लगे और पीएम आवास योजना है, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना है, इन योजनाओं में पारदर्शिता आना बहुत जरूरी है। आपने देखा है, हमने भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री योजना बना रहे हैं गरीबों के लिए और इस योजना का फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। कलेक्टर नहीं, जिलाध्यक्ष तय कर रहे हैं कि किसके नाम मकान आवंटित होगा पीएम आवास से, किसके खाते में मुख्यमंत्री स्वेच्छादान की राशि डलेगी और के खाते में किसान सम्मान की राशि होगी। जनता की जो उम्मीदें हैं वो सरकार से होती हैं, किसी दल विशेष से नहीं होती हैं। जी। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार जो है आम जनता के लिए काम करे। नए मंत्रिमंडल को बधाई, आगामी विस्तार को भी बधाई, लेकिन यही निवेदन है कि पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्ष होकर और समाज के अंतिम तबके तक लाभ पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करे। सूरज जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। दुबे जी, आप ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं जो चुनाव में भी नहीं बोली थी, जो बात आपने, जो कांग्रेस ने चुनाव में भी नहीं बोली थी, ये बात कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाभ मिल रहा है, ये बात तो आपने चुनाव में भी नहीं बोली। तो आप तो चुनाव से आगे रहकर अब नई बातें कर रहे हैं। अब आप बीच में बोलेंगे तो फिर मुझे भी आपके बीच में बोलना पड़ेगा। आप सुने, जो बात डिबेट का बोले मतलब है कि हम तथ्यात्मक रूप से किसी सही चीज पे तो बोले। मंथन कर रहे हैं। नहीं, मैं नितिन जी, मैं भी इसका चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि जिलाध्यक्ष तय कर रहे हैं कि किस किस को पीएम आवास का आवंटन किया जाए, किसको मुख्यमंत्री अनुदान राशि दी जाए, तो जिलाध्यक्ष कहाँ के तय कर रहे हैं? मैं क्या आपको कहाँ के किस जिले की बात कर रहे प्रमाण हैं? दीजिए, बिल्कुल जो भी आप बोलते हैं प्रमाण के साथ में बोलिए। अब आप प्रमाण के साथ जी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में बुधनी से वार्ड क्रमांक 16 से पार्षद हैं। उनमें पति पत्नी देवर जेठानी के नाम तक प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुए हैं। हाँ। उस मामले की जांच चल रही है। आप समझो ना बात। नहीं, मतलब मामले की जांच चल रही है ना, कैसे बात की जाएगी? मामला संज्ञान में आया तो जांच चल रही है। तो गलत तो किया ना। हाँ। अरे गलत तो किया ना। हाँ। आपके राज्य में आपकी प्रशासनिक जो मशीनरी है उसने गलत तो करवाया। जांच क्यों हुई? क्योंकि मीडिया में खबरें आ गई, विपक्षी दल ने विरोध चालू कर दिया, तो आपने जांच चालू कर दी। वो तो तुरंत ही जेल भेजना चाहिए था पार्षद को, है। लेकिन क्या है कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी में 18 साल में जो भ्रष्टाचार का पौधा पेड़ बना है, हाँ। उस पेड़ को कटना चाहिए। ठीक है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पिछली पंक्ति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, हाँ। तो मेरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं उस
पिछली पंक्ति तक भी पहुंचे चलिए, बिल्कुल और ठीक है। नए मंत्रिमंडल को बधाई हो। चलिए, आपने कहा कि आपकी अपेक्षाएं हैं, आपकी उम्मीदें हैं, प्रदेश की जनता की उम्मीदें हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी लाभ दिया जा सकता है, उस तक लाभ पहुंचना चाहिए और उसी रीति नीति के तहत मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी लाभ पहुंचे योजनाओं का, ये आपकी अपेक्षा है। और जैसा कि पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं मोहन यादव कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। देखना होगा कि अपने इस वचन पर वो कब तक कायम रहते हैं। वापस आऊंगा आपके पास में और विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगा। मंत्रिमंडल का गठन हो गया, सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। दूसरा, शिवराज कैबिनेट के लोगों को थोड़ी सी दूरी बना के रखी गई, मंत्रिमंडल से बहुत सारे चेहरे नहीं लिए गए हैं और गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में शामिल न करना क्या साबित करता है, साथ ही भूपेंद्र सिंह को भी मंत्रिमंडल से दूर ही रखा गया है। इन चीजों पर आपकी टिप्पणी और विश्लेषण क्या? देखिए, सबसे पहले अगर मुझे आप प्रतिक्रिया के लिए कहेंगे तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि भाजपा की नजर से अगर देखा जाए तो ये उनके लिए तो मनमोहक कैबिनेट है जी। अच्छा, जहां तक बात रही हम आम जनता के लिए और एज अ विश्लेषण हम अगर इसका करें, इसके 3-4 समीकरण निकल के आते हैं। सर्वप्रथम तो इसको अगर डेट वाइज देखा जाए तो पहले तो चुनाव के समय में किए गए वादे, चुनाव के पहले किए गए वादे और उन लोगों को जो आए हैं पार्टी में एक मेहमान बनकर, जो अब पार्टी के हो ही गए हैं, तो उन लोगों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित करने की बात रही है। मैं इस मंत्रिमंडल में भले ही देखने अगर पूरी तरह से चाहूंगा तो जैसे कि जो लोगों ने एंड मोमेंट पे स्विच की है, पार्टीज ज्वाइन करी है, जिसमें दिलीप जायसवाल जी जैसे नाम आते हैं, सिंधिया गुट के समर्थन के लोग आते हैं, जो काफी समय से बैठे हुए थे, जिनको चाहिए था कि हम कॉर्पोरेशंस में चेयरमैन होने के बावजूद भी हमें राज्य दर्जा चाहिए और उसके बाद एलिवेट होना चाहते हैं। तो इस पूरे मंत्रिमंडल में हम देखेंगे कि लीडर्स का एक एलिवेशन हुआ है और ये अकेले लीडर्स वो ही नहीं हैं जो आए हैं पार्टी में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टी के नेता भी एलिवेट हुए हैं, जिनमें कृष्णा गौर, क्योंकि हम भोपाल की बात करते हैं तो कृष्णा गौर एक प्रमुख नाम बन के निकल के आती है और इससे पार्टी को फायदा ही है क्योंकि मंत्री होने के साथ साथ महिलाओं की तरफ उनका जो एक मतलब क्या कहते हैं एक पकड़ है उनकी और पूरा का पूरा चुनाव महिला केंद्रित ही रहा है, तो उनको उसमें एक बेनिफिट मिला है। जहां तक बात रही वरिष्ठतम नेताओं, किसी वरिष्ठतम नेताओं के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मंत्री बनेंगे क्योंकि ये तो बात सर्टेन ही थी। मैं इसके लिए कुछ खास प्रतिक्रिया ना देते हुए ये कहूंगा कि हाँ, ये तो बात एक्सपेक्टेड ही थी। हाँ, जो नामों का नाम नहीं जोड़ा गया है वो जरूर चौंकाने वाले हैं उनके लिए। लेकिन अगर हम बात होगा, जैसे आपने रीति पाठक जी का नाम लिया सी, वो एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आती हैं जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का केंद्र रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको कहीं ना कहीं भाजपा कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी और इसीलिए जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा और हमने भी देखा कि इतने सर्टेन ओबीसीज, इतने सर्टेन एससीज, इतने सर्टेन एससी नॉर्मल है जो कि नॉर्मल जनरल कैटेगरी के क्या कहते हैं मंत्री पद के लोगों से ज्यादा है क्वांटिटी में, तो ऑफ कोर्स उसको यहाँ पे कॉम्पनसेट करने की कोशिश करी गई है। जहां तक रही बात, मैं समझता हूँ कि जो वरिष्ठतम नेता हैं उनके लिए पोर्टफोलियो कैसे एलोकेट होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बात है। और आगे अगला जो हम देखेंगे वो ये है लोकसभा के चुनाव। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट हर संभाग को सेटिस्फाई करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। हर संभाग से कहीं ना कहीं 2 मंत्री निकल के आए हैं। इससे 2 सबसे बड़े एस्टैब्लिशमेंट होता है कि सरकारी मैकेनिज्म के अंतर्गत रहते हुए मंत्री पद में आते हुए एक व्यक्ति क्षेत्र पे बहुत जबरदस्त प्रभाव डाल सकता है और क्षेत्र के लोगों को ऐसे भी सेटिस्फाई कर सकता है कि जैसे जो फर्स्ट टाइम विधायक है, जैसे आपने जिनका अभी नाम लिया है, उनका मंत्री पद में आना अपने आप में क्षेत्र के लोगों को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि लोग गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि अब एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है। ये एक तरीके की सैटिस्फैक्शन लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है। इसको अगर हम कांग्रेस के नजरिए से देखें तो ऑफकोर्स सरकारी मैकेनिज्म को यूज करके उनको एक अलग अलग तरीके के एस्टैब्लिशमेंट्स में दिया जाएगी। हालांकि जैसे कि अभी नितिन दुबे जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का पेड़ उग गया है, तो ऑफ कोर्स इस पेड़ में तो आप देखेंगे, अगर मैं भ्रष्टाचार का पेड़ नहीं कहता लेकिन मैं एक सरकार का पेड़ कहता हूं, तो अब इसमें एक नई ग्राफ्टिंग आ गई है जिसे हम मोहन यादव जी कहते हैं। हाँ, लेकिन एटलीस्ट ये पेड़ वैसा पेड़ नहीं है जिसे जो कांग्रेस ने गलती से उगा दिया कि उनको खुद ही अपने पेड़ को ही अपनी डाली पे बैठ के ही काटना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली ये रहेगी कि विपक्ष में रहते हुए भूमिका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को अब मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जी, आपने ध्यान दिया होगा ईडी के छापे लगातार अभी पड़े ही हैं, सैंड माफियाओं के करीब में पड़े हैं। तो क्या विपक्ष में रहते हुए पूर्व मंत्री जिन्होंने ये घोटाले करे हैं, अगर करे हैं, क्योंकि जांच एजेंसी अपना काम करे, हम उनको ये स्वतंत्रता प्रोवाइड करते हैं, क्या विपक्ष में रहते हुए नव
गठित मंत्रिमंडल और पहले जो इसके सदस्य रहे उनके खिलाफ खुल के मोर्चा खोल सकती है कांग्रेस, ये हमें देखने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, कांग्रेस की भूमिका क्या होने वाली है, क्योंकि जनता ने मध्य प्रदेश की, जैसा खुद कांग्रेस कहती है कि भगवान रूपी जनता ने जो आदेश दिया है, जो निर्देश दिया है, उसका हम पालन करेंगे और विपक्ष की भूमिका दी है उसका निर्वहन करेंगे। तो अब देखना होगा कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है, क्योंकि कहीं यदि बात घोटालों की जा रही है, बात भ्रष्टाचार की जा रही है, जैसा कि कहा नितिन दुबे जी ने कि भ्रष्टाचार का पेड़ निकल आया था, पेड़ उग गया था, उस पर अंकुश लगना चाहिए। तो लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही बनती है जितनी सरकार की है कि यदि उनके संज्ञान में कोई मामला है, चाहे वो वर्तमान के मंत्री हैं, पूर्व के मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि उन्होंने कहा भी कि कुछ उदाहरण भी उन्होंने गिनाए, तो इसके लिए उनकी खुद की भी जिम्मेदारी उतनी ही तय होती है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। सचिन वर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा कि यहाँ जो तमाम चीज़ें निकल के आई, भ्रष्टाचार की बात हुई, दरअसल हो सकता है मेरे प्रश्न पर आप कहें कि ये वरिष्ठ नेताओं का काम है या केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करेगा, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जिज्ञासा तो है। गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नेता, भूपेंद्र सिंह जो पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाना क्या इंगित करता है कि युवा जोश और पूर्व अनुभव और वरीयता को किस आधार पर विभाजित करके मंत्रिमंडल का गठन किया गया है? सूरज जी, ऐसा है कि भाजपा में जो भी वरिष्ठतम जो मंत्री हैं जी, उनकी वरिष्ठता को किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। जी, और कहीं ना कहीं उनका संगठन में या पार्टी में कोई ना कोई सदुपयोग होगा और कुछ ना कुछ जो है जिम्मेदारी उनको मिलेगी, जी, ऐसा मेरा सोचना है। जी, तो उनके जो रोल है उसके बारे में भी विचार विमर्श हुआ होगा। और जैसा कि सर्वविदित है कि गोपाल भार्गव जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। हाँ, तो वो इतने वरिष्ठ हैं कि सबसे वरिष्ठतम इस समय विधायक हैं। जी, तो ऐसे वरिष्ठ जो भी विधायक हैं जी, और पूर्व मंत्री हैं, उनका उपयोग कहीं ना कहीं संगठन में किया जाएगा। जी, और भूपेंद्र सिंह जी का भी मेरा ऐसा ही सोचना है कि भूपेंद्र सिंह जी जो है, मैंने उनको काफ़ी समय जब भाजपा की जो स्टेट लेवल की जो नितिन जी आ रहा हूं आपके इलेक्शन पास। मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, जी, उसको हेड करते हुए देखा है। हाँ, तो मुझे वो एक बहुत ही कुशल प्रशासक के रूप में मैं उन्हें जानता हूँ और संगठन में भी, और ओजस वक्ता हैं, कुशल संगठक हैं। तो ऐसे जितने भी राजनेता हैं उनका जो उपयोग है वो पार्टी करेगी। यहाँ एक जिज्ञासा और है। हमने देखा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत रमेश मेंदोला की, दूसरे नंबर पर कृष्णा गौर हैं तो उनको मंत्रिमंडल में ले लिया गया, तीसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान, चौथे नंबर पर रामेश्वर शर्मा हैं। रामेश्वर शर्मा को नहीं लिया गया है। यहाँ मेरी जिज्ञासा ये नहीं है कि इनको लिया, इनको क्यों नहीं लिया गया, दरअसल ये है कि क्या रमेश मेंदोला जो हैं वो एकलव्य के रूप में आएंगे कि हाँ अपना अंगूठा काट करके उन अपने गुरु को उन्होंने मंत्री पद दे दिया है, या उनके गुरु अब सामने आ गए हैं, राजनीतिक गुरु सामने हैं, तो वो उतने में समझौता कर लेंगे? अब देखिए, ये तो एक आप जो है व्यक्तिगत प्रश्न जो है पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर जो है रमेश मेंदोला जी अगर दें तो वो ज़्यादा उचित होगा जी। मगर मेरा ऐसा सोचना है कि भाजपा में जो है कार्यकर्ता स्वरूप में जो भी राजनेता होते हैं वो अपने आप को देखते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी इस तरह से एकलव्य की भूमिका में अपने आप को मानते होंगे जी। मुझे यही समझ में आता है कि वो पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते होंगे। जी। वापस आऊँगा। नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर मैं अपना एक प्रश्न भी लेकर आपके पास आता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। जो आप समझते हैं बेहतर समझते हैं और वर्मा जी भी समझते हैं। देखिए, कहना कुछ मजबूरी होती है, टीवी के सामने भाजपा प्रवक्ता हैं जी। उनको अपनी दल को अपने नेता को एस्टेब्लिश करना ये ड्यूटी है, उनका काम भी मेरा काम भी। आप देखिए कि कितने मंत्री हारे चुनाव, 12 मंत्री हारे, 12 मंत्री चुनाव हारे, गृह मंत्री हार गया। हाँ, इसका मतलब जनता ने कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं किया। ठीक है। कृषि मंत्री चुनाव हार गए, इसका मतलब मध्य प्रदेश का किसान जो उसे चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तभी तो कृषि मंत्री हारे। तो रक्षा व महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही थी तभी तो गृह मंत्री हारे। और अब जो मंत्रिमंडल में जो पुराने मंत्री थे उनको क्यों नहीं लिया गया, इसकी व्याख्या विपक्षी कर सकता है। वर्मा जी मजबूर है, उनकी तकलीफ को हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल आप ही बताइएगा, बिल्कुल आपसे ही जिज्ञासा है। बात ये है कि ये सरकार फेल हो चुकी थी। ये जो जीत है ये जीत आरएसएस की है। ये जीत जो है जिस तरह राम मंदिर के मुद्दे को भुनाया गया है, ये जीत उसकी है।
आप इस बात के परिणाम, आपको इसका विश्लेषण आप करेंगे हाँ तो शिवराज, अगर सरकार इतनी ही मजबूत होती हाँ तो 12 मंत्री नहीं हारते, हम्म और मध्य प्रदेश की सरकार अगर इतनी ही मजबूत होती तो मुख्यमंत्री के चयन में और मंत्रिमंडल के चयन में इतना समय नहीं लगता। हम्म शिवराज सिंह की मंत्रिमंडल में जो शामिल थे उन मंत्री को क्यों नहीं लिया गया? हाँ क्योंकि वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और पार्टी हाईकमान मान चुका था 10 कि 10 इनको लिए गए लेकर हैं, 10 मंत्री लिए गए हैं, 19 में से सफल नहीं हो पाए। शिवराज सरकार में जो 19 मंत्री थे उनमें से 10 मंत्री लिए गए इस मंत्रिमंडल में, 9 नहीं लिए गए हैं। अरे तो साहब 10 ले लिए, वो एक मजबूरी थी, लोग नहीं मिल रहे थे, उनमें भी छन्ना लगा लगा के लिए है। 163 विधायक हैं बीजेपी के पास नितिन जी, 163 विधायक हैं, लोग नहीं मिल रहे तो मतलब क्या आम जनता ने से पकड़ कर थोड़ी मंत्री बनाना है? जी सुनिए तो आप, जी जी सूरज जी इतना बेहतर आप भी जानते हैं, मेरा मन तो कह रहा है कि आप भी जानते हैं कि सरकार हार चुकी है। इतने मंत्रियों का हार जाना, हाँ सरकार का हार जाना है। दूसरी बात, ये जीत जो है ये आरएसएस और राम मंदिर की जीत है। भारत की जनता अभी भी भोली भाली है हाँ और सदियों तक भोली भाली रहेगी, सदियों तक भावुक रहेगी। राम मंदिर का मुद्दा तो लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो चुका है, उसमें कोर्ट का फैसला आ गया, निर्माण हो गया, 22 जनवरी को वहाँ पूजन है। हमने मंदिर बना दिया। हाँ आप आज मंत्री की ड्यूटी मूलभूत सुविधाएं देने की नहीं है। हाँ। आज मंत्री की ड्यूटी लगा दी गई है कि आप अयोध्या ले, अरे जिसको धर्म कमाना होगा वो अपनी जेब से कर ले, आप क्यों परेशान? जिसे भगवान ये होंगे, जिसे कथा करवाना होगा उसे सरकार अनुदान नहीं करेगी, वो तो खुद करवा लेगा। जिसे राम के दर्शन करते हैं, जिसे शिव के दर्शन हम सक्षम में कर लेंगे, आम जनता सक्षम है। हाँ। ये जो प्रोपोगंडा है ये 2024 के लिए है सूरज जी कि पूरा चुनाव इन्होंने राममय कर दिया था। हाँ। एक भी बात नहीं हुई, व्यापम है, ई टेंडरिंग घोटाले, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पे दर्जनों मामले हैं भ्रष्टाचार के, और आप कह रहे हैं सरकार जीत गई। अब ये नया फंडा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। जब देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णय से मंदिर बन गया तो अब हम आपको दर्शन कराने ले जाएंगे। ये कौन सी तुक है कि आपको एक चुनी चुनाई गवर्नमेंट, जिससे लोग उम्मीद करते हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, ये राशन की दुकान से हम कब बाहर निकलेंगे, ये जनता चाहती है। तो नितिन जी, क्या आप तीर्थ दर्शन, नितिन जी क्या आप तीर्थ दर्शन योजना का विरोध करते हैं? अरे भाई, मैं किसी योजना का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो मंच पर कह के पाठक जी ये चिल्ला रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र को हम अयोध्या ले चलेंगे, तो मेरा ये निवेदन है, सबको भगवान को मानने का अधिकार है। चलिए एक छोटी सी बात, जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं, दिया गया वो ठीक है नितिन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अयोध्या दर्शन कराने ले जाएंगे। कांग्रेस के कितने विधायक कह रहे हैं जो अयोध्या लेके जाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? अरे तो भाई, ये कहने की आवश्यकता क्या है? हम तो रोटी देंगे, हम तो कपड़ा देंगे, हम तो रोजगार देंगे। अयोध्या जिसे जाना हो अपने पैसे से जाए, भगवान राम के दर्शन करे, महाकाल जाए, इसमें कोई सरकार थोड़ी उसके वो काम करेगी। वो तो विधायक लेके जा रहे हैं ना भाई, मंदिर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं, विधायक लेके जा रहे हैं जी। अरे भाई जी, यही तो पहला पहले किया था, सौगंध राम की खातिर का मंदिर वहीं बनाएंगे। उन्होंने लोगों को मरवा दिया। वो तो भला हो देश की सर्वोच्च अदालत का, तो उन्होंने इतना बढ़िया निर्णय दिया, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, बेहद खुशी है हमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे वोट मांगना चाहती है। इनका धंधा ही क्या है पाठक जी? मंदिर से निकले मस्जिद और मस्जिद से निकले मंदिर। आपकी पार्टी ने भारतीय जनता काले वस्त्र पहन के विरोध प्रदर्शन किया था जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आपको याद है कि नहीं याद है? आपकी पार्टी के सदस्यों ने काले कपड़े पहन के विरोध किया था। अब देखिए पाठक, ये हो गई कलर की राजनीति शुरू। बिल्कुल आप आज स्वागत कर रहे हैं। देखिए 1951 जनसंघ के समय से राम मंदिर का जो मुद्दा है वो जो है घोषणा पत्र में शामिल रहा है। तो उसके बारे में जो घोषणा पत्र में शामिल जो मुद्दे होते हैं उसके बारे में एक राजनीतिक पार्टी सबको बताने का उसका कर्तव्य है कि उसने वो काम कर दिया कि नहीं कर दिया जो जनता से वादा किया था। तो हम बता रहे हैं ना, तो हम बता रहे हैं कि हमने अपना घोषणा पत्र का जो वादा किया था वो पूरा कर किया है। तो इसमें क्या गलत किया है?
आपने जो मोदी जी है के समय स्वागत- समय पर मेरी तो बात उसका सुनो। विरोध किया। अरे यार, बीच में आपके जो वकील थे, आपके जो मंत्री रहे हैं कपिल सिब्बल जी, वो बाबरी मस्जिद अरे एक्शन भाई, कमेटी इनको के बोलो वकील तो थे। डिबेट कैसे करते हैं? जो जिलानी जी जो बीच जो में ही गए थे बाबरी ये। मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे, वो समाजवादी पार्टी में एडिशनल एडवोकेट अरे कोई जनरल थे। एक्शन तो कमेटी नहीं, आप यहाँ ये पास बताइए कि आपके सुनो तो सारी बात। पार्टी जो है राम मंदिर के विरोध में खड़ी हुई थी। आपके राहुल कह गांधी जी दिया? जो हैं पार्टी फोरम पे बोलते ये हैं आपने कि अगर झूठा पुनर्जन्म में propaganda विश्वास किया नहीं भाई। रखते हो तो राम में कैसे विश्वास करते हो? ये बात वो पार्टी फोरम पे ये बोलते आपका हैं। चैनल है। तो ऐसे आपका ऐसे चैनल है। वक्तव्यों का आप स्वागत करते हो अपने राहुल गांधी अरे जी के? माधव जी, इन्होंने जी। बात ही भुला दी, मुझे क्या कहना चाह रहा था। नहीं, जी, चलिए क्या आप गड़बड़ है? अपनी बात याद कर ये लीजिएगा समझ वापस। बिल्कुल, कंटिन्यूटी क्यों तो खराब आप कर जो रहे है हैं भाई? नितिन जी हमेशा बर्बादी विरोधी यहाँ रहे आपको हो पता सुनी राम नहीं मंदिर चलेगा, के। आप आदमी सुनिए। चलिए ठीक है, वापस आता बात हूँ नितिन जी सुनिए, आपके आप पास में। मोदी जी आपको मंत्री नहीं बनाएंगे। नहीं, सुनिए वापस बात आता हूँ आपके आपका। पास में। विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगा। एक जिज्ञासा है, सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है, मुझे नहीं पता कि सचिन के वर्मा जी मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं या रखेंगे, लेकिन सियासी गलियारों में एक चर्चा है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को लेकर इतना लंबा समय लगा, कई स्तर पर मंत्रणा हुई, मंथन हुआ, विचार हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार लगातार मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से लंबी चर्चा हुई, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ से गए और लंबा डिस्कशन रहा है, एक मंथन रहा। उसके बाद में ये मंत्रिमंडल के नाम, ये चेहरे हमारे सामने आए हैं और ये कहा गया कि सब कुछ जो है केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के लोगों का पोर्टफोलियो भी शायद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बात दरअसल ये है, ये माना जा रहा है, सियासी गलियारों में चर्चा है कि डॉक्टर मोहन यादव त्रेता के भरत की भूमिका में है। जिस तरह से वनवास के समय श्री राम जी की चरण पादुका सिंहासन पर रख करके, आसन पर रख करके भरत जी ने 14 वर्षों तक सत्ता चलाई थी, वैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मैं ये नहीं कहूँगा चरण पादुका रख करके, लेकिन अनुसरण करके या विमर्श की पादुका जो है उसका अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश में सत्ता का संचालन कर रहे हैं या करेंगे, ऐसी चर्चाएं हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस तरह की बातों से? मैं सूरज जी आपकी बात से इत्तेफाक पूरा रखता हूँ और साथ ही साथ उसमें मैं एक बात जोड़ना भी चाहता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये रहती है किसी भी डिस्कशन की आप निष्पक्ष हो कि आप सब रूमर्स को और सारी गलियारों की बातों को आप सुन भी सकते हो और बता भी सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है इन्हीं रूमर्स को देखते हुए कि नॉट ओनली मोहन यादव जी अगर सीएम पद पे, तो हम सब चाहेंगे कि वो रहें, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनका हाल वैसा ही हो जैसा उमा भारती जी के क्विट करने के बाद हुआ था। यहाँ पर एक रेपिटेशन ऑफ हिस्ट्री जैसा भी एक माहौल बनता दिख रहा है। इसके दो हिंट्स मैं आपको दे सकता हूँ। नॉर्मली हमारा जो डिस्कशन रहेगा इंटरनली वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर सिनेरियो को कंप्लीटली आप देखें तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसमें दो वर्चस्व, दो धुर आपको नजर आ रहे हैं। एक केंद्र धुर है और दूसरा सिंधिया धुर है। अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसलिए मैं सिंधिया धुर पे ज्यादा फोकस देना चाहता हूं। ऑफ कोर्स जो बलशाली है वो तो केंद्र धुर ही है, लेकिन सिंधिया धुर भी यहाँ पे कम नहीं है। इसलिए कम नहीं है क्योंकि आपने ध्यान दिया हो गोविंद सिंह राजपूत जी का परिवहन मंत्री रहते हुए और उसके बाद उनके अंतिम चरण कार्यकाल में उनके ऊपर गहन विरोध और उनके ऊपर उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने बहुत जबरदस्त विरोध का एक पूरा का पूरा सामने मतलब पर्चा रखा था। और कहा गया था कि हम चाहेंगे कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना लड़े, इट्स अ बेटर ऑप्शन कि हम किसी और को चूज करें। इतने के बावजूद भी वो खैर जीते तो मोदी जी की गारंटी के आधार पर और ऑफ कोर्स उनका जो एक अपना खुद का वर्चस्व है उसके आधार पर। लेकिन ये भी सियासी गलियारों में बात थी कि उनको ये मंत्री पद बहुत ही मिन्नतों के साथ भी मिला है। कई बार ये भी डिस्कशन सामने आए हैं, सुनने में लोगों से आया है कि उनको ये जो मंत्री पद है वो पहले नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उनके लिए खुद बाकी लोगों ने काफी विरोध दर्ज किया, भाजपा में रहते हुए और बाकी अन्य लोगों ने। लेकिन इसके बाद भी डैमेज कंट्रोल हुआ, उनको कैबिनेट मंत्रालय मिला। कौन सा मिलेगा ये दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट द थिंग इज उन्होंने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा। यहाँ पे इसलिए मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे कद सिंधिया जी का बढ़ता हुआ आ रहा है। मोहन यादव जी का यहाँ पे क्या रोल आता है? सी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लोकसभा तक का जो एक पूरा का पूरा सिनेरियो जो समय कार्यकाल है, ये मोहन यादव जी के लिए एक टेस्ट मैच से ज्यादा एक वनडे मैच के बराबर है। टेस्ट मैच आदमी धीरे धीरे रन बनाता है, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने धीरे धीरे अपने कार्यकाल के लिए जो एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस था केंद्र में, वो धीरे धीरे बनाया।
मोहन यादव जी के लिए यही कार्यकाल कंसाइज होकर एक वनडे मैच की तरह है। हाँ। तो उनके लिए उनके प्रदेश द्वारा लोकसभा में कैसा प्रदर्शन रहेगा और कितना वो केंद्र नेतृत्व के लिए काम आते हैं, कितना उनके लिए बेटर हैंड की तरह प्रूव होते हैं, इस बात पर ज्यादा निर्भर करेगा कि आगे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है। क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं जैसे रायन शुक्ल जी हैं, डिप्टी सीएम रायन शुक्ल जी और जगदीश देवड़ा जी, इन दोनों का नाम भी सीएम रेस में बड़ा प्रबल था। वो अलग बात है कि कुछ जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और सबको सेटिस्फाई करते हुए वो एलिवेट होके सिर्फ सीएम नहीं रहे। तो यहाँ पर हमें ये देखना बहुत जरूरी होगा कि मंत्री पद अपने साथ साथ आगे की भी एक हवा लाया है। अब ये हवा लोकसभा चुनाव के पहले कैसी करवट लेती है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपकी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम सियासी समीकरण बिठाए जा रहे हैं और सियासी चालें जो हैं, सियासी विसात पर ये तमाम चालें चली जा रही हैं। अब लोकसभा में क्या परिणाम होते हैं और उन परिणामों के बाद क्या स्थिति बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सचिन के वर्मा जी, नितिन दुबे जी और विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की। मोहन का मंत्रिमंडल मनमोहन तो हो गया है, लेकिन अब इस मनमोहन में जो तस्वीर निकल के आएगी, वो तस्वीर कैसी होगी और उस तस्वीर के बाद उस तस्वीर के रंगों की यदि विवेचना होती है, उनकी मीमांसा होती है, तो उस मीमांसा में क्या क्या रंग उभर के आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।